जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, आज वैदिक एज के ऊपर बात करने वाले हैं। वैदिक एज साथ ही में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ पे जो है वैदिक एज और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये दोस्तों जो तीनों धर्म हैं उनका दोस्तों कंपाइलेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की एकदम क्लियर जो है क्लियरिटी होने वाली है। वैदिक एज जो है काफ़ी मैटर करती है। साथ ही में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप उठा कर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे जो वीडियो में है डीप में जाने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, वहाँ पे प्रोमो कोड लगा करके स्टार्ट कर सकते हो। डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं और आज को वैदिक एज को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि वैदिक एज जो है 1500 से 600 के बीच में जो है स्टार्ट हुई। ठीक है, ये आर्यंस थे। ठीक है, ये आर्यंस थे और ये आर्यंस दोस्तों कहाँ से आए इसके बारे में जो है किसी को नहीं पता है। ठीक है, जिन्होंने वैदिक एज को स्टार्ट किया, कुछ लोग मतलब अपना अपना जो है अलग अलग थ्योरी देते हैं कि आर्यंस कहाँ से आए होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों वैदिक एज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वैदिक एज दोस्तों ऐसा नहीं है कि एकदम जो है मतलब आसमान से टपक पर ही आकर के, जरूर जो उसके पीछे कुछ रहस्य रहा होगा। ठीक है, ब्राह्मणों ने जो अगर देखा जाए तो मतलब ये आर्यंस थे। आर्यन का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये इनके बारे में जो है इनके ओरिजिन के बारे में कई लोगों ने जो है अपने अपने अलग अलग राय रखी है। दोस्तों वैदिक एज से पहले जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है ये वैदिक एज आई और यहाँ से जो है आर्यंस भारत में आते हैं। और दोस्त देखिए जो है इनके बारे में डिफरेंट थ्योरी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आर्यंस का जो है होमलैंड जो है वो डिवेटेड रहा है हमेशा से ही, है ना। और फिर भी जो है कई लोगों ने बताया, जैसे कुछ जो है यूरोपियन थ्योरी देते हैं। यूरोपियन थ्योरी देने वाले कौन है? तो यूरोपियन थ्योरी देने वाले आपके हैं जैसे डब्ल्यू जॉन्स, ठीक है, मॉर्गन और स्क्वाडर नेरिंग। इन्होंने दोस्तों जो है अपनी यूरोपियन थ्योरी दी और कहा है कि ये यूरोप से आए थे। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप या स्टेपीज, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, घास के मैदान है। ठीक है, वहाँ से जो है ब्लैक सी के जो नॉर्थ में पड़ता है स्टेपीज, वो ईस्टर्न यूरोप से जो है ये आए थे भारत में। और इनके लैंग्विस्टिक लिंक जो है ये खंगालने की कोशिश करते हैं, जैसे मैत्री और पितृ, ये दोस्तों आपको पता है संस्कृत में माता और पिता के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखोगे तो लैटिन में वर्ड होता है मैटर और पैटर, ये भी दोस्तों अगर देखा जाए तो सेम लगभग लगते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इनका ताल्लुक जो है वहीं से हो। फिर साथ ही में जो है सुयस और मरुतास, ये दोस्तों कंबाइंड में अगर देखा जाए तो इनको जो है हम कसाइट कहते हैं। इसी प्रकार से वैदिक में अगर आप देखोगे तो सूर्य और मारुत, तो ये एक जैसे शब्द आपको लगते हैं। सुयस जो है सूर्य की तरीके से लगता है, मारुत जो है मारुतास की तरीके से लगता है। तो ये आपको जो है मैच होते हुए लग रहे होंगे कि ये ईस्टर्न यूरोप से आए हुए हैं। ठीक है, और फिर दोस्तों एक थ्योरी और है जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है, जिसमें मैक्स मूलर, हालांकि आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ। वैदिक एज में जो सबसे ज़्यादा वो इंटरेस्टेड रहते हैं यूपीएससी के लोग वो दोस्तों इंटरेस्टेड है उनका लिटरेचर में। ठीक है, लिटरेचर में इंटरेस्ट उनका है। साथ ही में जो सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी अर्ली वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में, उनमें कंपैरिजन पूछ लेते हैं। अभी इस पर नहीं पूछा हुआ है थ्योरी के ऊपर, हालांकि ये थ्योरी खुद में जो है क्वेश्चन बन सकती है कभी, तो ये जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनना मेरे हिसाब से चाहिए। तो ये सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है वो दोस्तों कहती है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, और इसके पीछे भी जो है लिंग्विस्टिक एविडेंस ही दिए जाते हैं। जैसे आप वैदिक एज में जो है सोम सुनोगे, पीने वाला ड्रिंक, वो दोस्तों हौमा इसको कहते हैं वहाँ पे सेंट्रल एशिया में। वहीं पे असुर को जो है अहुरा से कम मतलब देखा जाए तो वैसे शब्द लगता है। सप्त सिंधु के बराबर लगता हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो है अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया से मालूम पड़ता है। फिर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि ये आर्कटिक से आए होंगे। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों आर्कटिक जो है ये मैप में कहाँ पड़ता है। तो आर्कटिक जो है आपने मैप पे देखा होगा, मैप के बिल्कुल ऊपर ही जो है पड़ता हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने कहा, जैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये आर्कटिक से आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आर्कटिक में अगर देखा जाए तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ऐसा जो है वेदों में भी लिखा हुआ है। तो इन्होंने जो है इस थ्योरी को जो है जन्म दिया। ठीक है, आर्कटिक की थ्योरी को। और फिर अगर देखा जाए, क्योंकि वेदों में ऐसा मेंशन है 6 महीने दिन 6 महीने रात। फिर वहीं पे जो है तिब्बतन थ्योरी ये कहती है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी तिब्बतन थ्योरी। और तिब्बत का जो फ्लोरा एंड फौना है वो दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो इससे मैच करता है, इसलिए जो है तिब्बतन थ्योरी दे डाली कि ये तिब्बत से हो सकता आए हुए हों
समझ रहे हो। तो ये अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग जो है मत अपने अपने हैं और ऐसा इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। क्योंकि तिब्बत का फ्लोरा और फ्लोना के बारे में, फायर वर्शिप के बारे में वैदिक में रेफरेंस मिलता है। वहीं पे संपूर्णानंद ने जो है इंडियन थ्योरी दी है, बने कि संपूर्णानंद, AC दास और RV पांडे, इन्होंने इंडियन थ्योरी दी है कि इंडिया के ही थे, क्योंकि ये जो है सप्त सिंधु जो रीजन है, 7 नदियों का जो रीजन है, वहाँ से बिलोंग करते थे, पंजाब की तरफ से। और ये ऋग्वेदा की ज्योग्राफी जो है मैच करती है पंजाब से, और जो रिचुअल्स हैं, लैंग्वेज है, फ्लोरा फौना है, ये सब रूटेड है इंडिया के कल्चर में। तो ये भी जो है थ्योरी जो है दी जाती है, ठीक है। और अगला दोस्तों अगर बात किया जाए तो लिंग्विस्टिक एविडेंस जो है काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि ये माइग्रेट होकर के आए हुए हैं भारत में। जैसे इंडो यूरोपियन जो फैमिली थी वो स्प्लिट कर गई थी वेस्टर्न ब्रांच में, ईस्टर्न ब्रांच में, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में आ गई थी और इधर साउथ ईस्ट एशिया चला, और जो वेस्टर्न ब्रांच थी वो ऊपर चली गई थी। तो संस्कृत के क्लोज है काफ़ी जो प्रोटो इंडो यूरोपियन है, समझ रहे हो। और इंस्क्रिप्शन की अगर दोस्तों बात किया जाए तो टर्की में जो है हिटली एक जगह है, वहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, और वो 19th से 17th BC के सेंचुरी BCE के बीच में मिलते हैं। वहीं पे जो है मिसिनियन ग्रीस में जो है 14th BCE के जो है इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। कसाइट एंड मितानी में जो है मेसोपोटामिया में 16th से 14th सेंचुरी के मतलब जो है BC के जो है एविडेंस मिलते हैं। इंडो आर्यन जो इंस्क्रिप्शन है वो दोस्तों इंडिया में अगर देखा जाए तो 1500 BC के पहले कोई मिलता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि मतलब जो है 1500 BC के पहले जो है भारत में कोई इनका एविडेंस मिलता ही नहीं है, जिससे ये लगता है कि ये सब बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। जेनेटिक दोस्तों क्या कहता है, रिसर्च कराएगी जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक आपको पता होना चाहिए, DNA होता है, ठीक है। तो M17 जो जीन मार्कर था वो दोस्तों लिंक जो हमारा है वो सेंट्रल एशिया से दिखाता है। और ये दोस्तों जो जीन था वो 40% सेंट्रल एशिया के लोगों में पाया गया, 35% हिंदी स्पीकर में पाया जा रहा है, 10% साउथ इंडिया के लोग में पाया जा रहा है। इससे तो ऐसे ही लगता है कि ये सेंट्रल एशिया या ऊपर तरफ से आए हुए हैं, क्योंकि ये तो साइंस मतलब जेनेटिक बोल रहा है। और इंडो आर्यन दोस्तों अगर बात किया जाए तो माइग्रेट होकर आए हैं, ठीक है। अब ये अल्टीमेटली ऐसा ही लगता है कुल मिलाकर के। दोस्तों 2024 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं आपको पढ़ देता हूँ। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक एज, यानी कि आपको जो है वो चेंज बताने हैं जो ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक एज के बीच में जो है आपको देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारे ही कंपैरिजन आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ कि ऋग्वेदिक एज जो थी वो 1500 से 1000 BC के बीच में आई थी। लेटर वैदिक एज जो है वो 1000 से 1000 से 600 BC के बीच में आई थी। दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक जो एज है इसके बीच जो है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये दोस्तों अगर इनकी दोस्तों अगर बात किया जाए तो जो ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एज है इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे ऋग्वेदिक का जो समय काल है यानी कि टाइम फ्रेम है वो दोस्तों है 1500 से 1500 से 1000 का बीच का। इनका जो थोड़ा टाइम फ्रेम है 1000 से 600 के BC के बीच का है। ये दोस्तों इनका जो मेन एरिया था वो दोस्तों था ऋग्वेदिक लोगों का पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सप्त सिंधु रीजन, ठीक है। और इनका जो मेनली जो रीजन था, ठीक है, और मैं आपको सप्त सिंधु रीजन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इनका दोस्तों अगर रीजन की बात किया जाए तो ये अपर गंगा वैली कुरु पांचाल में रहते थे, ठीक है। ये थोड़ा इंडिया में घुस गए थे। और इनका एक्सपेंशन की बात किया जाए तो ये सेमी नोमैडिक थे, ठीक है, घुमक्कड़ रहते भी थे। और इनका ज़्यादातर फोकस वेस्टर्न फोकस है, ठीक है। और ये दोस्तों ईस्ट की तरफ मूव कर गए हैं कौशल और विदेह की ओर। और सेटलमेंट इनकी दोस्तों ट्राइबल है, ठीक है। और इनकी जो सेटलमेंट है वो दोस्तों एग्रीकल्चर इन्होंने अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। टाउन जो है उभरने लगे हैं, जैसे हस्तिनापुर, कौसाम्बी, ये लेटर वैदिक एज का है। दोस्तों पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कैसा क्या मामला इनका था। तो पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्तों अगर बात किया जाए तो इनका जो दोस्तों ऋग्वेदिक लोग जो है ट्राइबल में रहते थे, ठीक है, जन बनाकर रहते थे, सेमी नोमैडिक थे। ये दोस्तों जनपद में रहते थे लेटर वैदिक एज के, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लेना प्रारंभ हो गया था। दोस्तों ऋग्वेदिक एज में जो है राजा जो है हेरिडिटरी नहीं होता था, मतलब सभा और समिति जो है वो चूज़ करती थी। और जो राजा होता था, राजन जो होता था वो जो अगर देखा जाए तो हेरिडिटरी नहीं होता था, वंशानुगत नहीं होता था।
गोपति जो होता था वो प्रोटेक्टर होता था गाँव का, काऊ का, यानी कि गायों का। ठीक है, गोपति का काम क्या था, वो गायों का जो है प्रोटेक्टर था। ठीक है, ये दोस्तों सप्त सिंधु रीजन है, ये ऊपर इंडिया का। ठीक है, और ये जो है सप्त सिंधु रीजन है, 7 नदियों का, इसीलिए इसको सप्त सिंधु कहते हैं। और ये आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मैप है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों बात किया जाए तो लेटर वैदिक एज में जो राजा था वो अगर देखा जाए तो तानाशाह टाइप का हो गया। ठीक है, असेंबली ख़त्म हो गई, सभा और समिति, जैसे लोग नहीं कहते कि डेमोक्रेसी हमने दुनिया को सिखाई, सबसे पहले तो भारत में ही डेमोक्रेसी थी, समझ रहे। सभा और समितियाँ हमारे यहाँ होती थी, डिस्कशन हमारे यहाँ होता था, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ थी, हर काम जो है लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा जो है होता था। और वुमेंस की कंडीशन इतनी अच्छी थी ऋग्वैदिक एज में, तो सभा और समिति का कॉन्सेप्ट था, एक्टिव पार्टिसिपेशनरी होता था। लेटर वैदिक एज में जो है सभा और समिति ने अपना रिलेवेंस को खो दिया और एलीट लोग जो है जन्म लेने लगे और हेरिडिटरी मामला हो जाएगा। दोस्तों ऋग्वैदिक एज में टैक्सेशन नहीं लिया जाता था। ठीक है, मन के ऊपर, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता था, चाहो तो जो है राजन को दे दो, चाहो तो ना दो। लेटर वैदिक एज में जो है ये देना जो है, दक्षिणा, दान, बाली, ये सब मैंडेटरी हो गया, आपको देना ही पड़ेगा। ऋग्वैदिक एज में जो है जो प्रशासन था वो दोस्तों ट्राइबल था, इगलिटेरियन सोसाइटी थी, अच्छी सोसाइटी थी। और लेटर वैदिक एज में अगर बात किया जाए तो संग्रित्री जो है उसको बनाया गया टैक्स कलेक्शन के लिए। दोस्तों ऋग्वैदिक एज में जो वार थी वो दोस्तों कैटल के लिए होती थी, यानी कि गायों के लिए, मतलब मवेशियों के लिए होती थी। वहीं पे जो यहाँ पे टेरिटरी के लिए वार होने लगी, युद्ध जो है टेरिटरी यानी कि क्षेत्र के लिए होने लगी लेटर वैदिक एज में। सेक्रीफाइस की दोस्तों अगर बात किया जाए तो सिंपल थे, कम्युनल सेक्रीफाइस होते थे। ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन रहता था। और यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है मामला पलट चुका है। और यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो जो सेक्रीफाइस हैं, मतलब राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये काफ़ी बड़े बड़े होने लगे। मतलब इसको जो है मतलब एकदम मतलब लंबा से जो है इसको खेला जाने लगा और ये ग्रैंड होते हुए चले गए। वहीं पे दोस्तों सोसाइटी की बात की जाए तो ऋग्वैदिक एज में जो है क्लैन बेस्ड सोसाइटी थी। ठीक है, ज़्यादा मतलब जो है रिजिड स्ट्रक्चर नहीं था, काफ़ी फ्लूइड थी। ठीक है, जबकि लेटर वैदिक एज में बात किया जाए तो हिरार्की सोसाइटी बन गई, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन गए। ठीक है, और पहले जो है ये कर्म के आधार पे होता था, मतलब अगर आप पढ़ाते हो तो आप ब्राह्मण हो। लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, वो बर्थ के आधार पे हो गया, तो ये दशा जो है लेटर वैदिक एज में बिगड़ती चली गई। वहीं पे दोस्तों अगर ऋग्वैदिक एज में बात किया जाए तो 2 ही क्लासें थीं, एक आर्य थे, एक दास थे। दास दोस्तों जो इंडिया में पहले से ही रहते थे वो दास बनाए दिए गए, और जो आर्य थे वो बाहर से आए थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। लेटर वैदिक एज में दोस्तों जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उभरना चालू हो गया। वुमेन की स्टेटस जो है वो ऋग्वैदिक एज में अच्छी थी, क्योंकि वो एजुकेशन और असेंबली दोनों में भाग लेती थी। लेटर वैदिक एज में जो है इन्होंने अपने अधिकारों को खो दिया, ये रिचुअल और एजुकेशन में अब ये मतलब इनकी दशा बुरी हो गई। मैरिज अगर देखी जाए तो विडो रिमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह जो है अलाउ था ऋग्वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में जो है चाइल्ड मैरिज अगर बात किया जाए तो ये अगर देखा जाए तो काफ़ी होने लगी, जिससे नारियों की जो दशा थी वो बुरी होने लगी। और विडो यानी कि जो है जो विधवा थी उसके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, समाज उन्हें गलत दृष्टि से देखने लगा। वहीं पर ऋग्वैदिक एज में बात की जाए तो दासा और दासी का जो है अगर कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लेकिन उनको काफ़ी हार्श नहीं ट्रीट किया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एज में जो है स्लेव गिफ्ट किए जाने लगे। ठीक है, मतलब कई प्रकार के पर्पस से जो है गुलामों को खरीदे जाने लगा, बेचा जाने लगा। ठीक है, वुमेंस को भी जो है इसी प्रकार से। और यहाँ पे जो है अनटचेबल लेटर वैदिक एज में उभर के आए चंडाल। ठीक है, और ऋग्वैदिक एज में जो है ऐसा दोस्तों माना जाता है लेटर वैदिक एज में एक मानव का भी मतलब एक यज्ञ होता था, मतलब जिसको कहते हैं कि मतलब उसको क्या कहते थे, मानव यज्ञ, मतलब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि उसमें मानव को भी जो है जिंदा मार दिया जाता था, तो ऐसा भी यज्ञ होने लगा लेटर वैदिक एज में। ठीक है, उसको शायद पुरुष मेद कहते हैं मेरे हिसाब से। और ऋग्वैदिक एज में दोस्तों गोत्र और पैट्रियार्की का जो कॉन्सेप्ट था वो दोस्तों काफ़ी प्रोमिनेंट नहीं था। लेटर वैदिक एज में गोत्र जो है आने लगा। ठीक है, पैट्रियार्की इस्टेब्लिश होने लगी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। गोत्र का मतलब ये होता था कि जहाँ पे जो है गांव के लोग जिस जगह मतलब जहाँ पे गांव के लोग जो है गोबर डालने जाते थे तो एक गोत्र बन जाता था कि ये जो है इतने लोग जो है एक ही गोत्र को बिलोंग करते हैं और सेम गोत्र में आपका विवाह नहीं हो सकता था। ये गोत्र का कॉन्सेप्ट था जो लेटर वैदिक एज में आया था।
वहीं पर ऋग्वेदिक एज में दोस्तों जो पास्टोरलिज्म यानी कि जो है कैटल वेल्थ पे काफ़ी फोकस किया जाता था, यानी कि जो है पास्टोरलिज्म का कॉन्सेप्ट था। पास्टोरलिज्म का मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि लोग पशु चराने पे ज़्यादा फोकस करते थे। लेटर वैदिक एज में बात किया जाए तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी जो है सेटल्ड होने लगा। वहीं पे क्रॉप की बात किया जाए तो ऋग्वेदिक एज में बार्ले, जिसको हम यवा भी कहते थे। लेटर वैदिक एज में जो है राइस, ब्रेती, जिसको वीट और लेंटिल और शुगर केन जो है ये आपकी क्रॉप फसलें होने लगी। ऋग्वेदिक एज में दोस्तों अगर बात किया जाए तो लिमिटेड टूल्स थे। कैटिल जो है अगर प्रयोग किए जाते थे सेक्रीफाइस के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी कृषि में लेटर वैदिक एज में, तो फिर ये जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और फिर जो है लेटर वैदिक एज में वुडन प्लफ आने लगेंगे, लेटर आयरन के जो है प्लफ आने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर में हमें मवेशियों की ज़रूरत है, पशुओं की ज़रूरत है, तो ये कब बंद हो जाएगा ऋग्वेदिक एज से? नहीं, ऋग्वेदिक एज में डोमिनेंट था, लेटर कम हो जाएगा। वहीं पर ऋग्वेदिक एज में दोस्तों लिमिटेड क्राफ्ट था, कोई क्वाइनेज नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक एज में आप देखोगे कि दोस्तों जो है स्पेशलाइज्ड एक प्रकार के जो है आर्टिसंस आ जाएंगे, कुछ वीवर्स आ जाएंगे, ठीक है, चारियट रथ मेकर आ जाएंगे और बार्टर ट्रेड जो है चालू हो जाएगा। वहीं पर ऋग्वेदिक एज में दोस्तों बात किया जाए तो आयास, अगर बात किया जाए तो अयास का प्रयोग हुआ है, कोई आयरन का प्रयोग नहीं हुआ है। अयास का मतलब दोस्तों ब्रॉन्ज और कापर से है, ठीक है। लेटर वैदिक एज में आपको पता है कि आयरन आ गया था, ठीक है। और आयरन जैसे आएगा तो जो जंगल हैं वो साफ़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि महाजनपदा उभरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेटर वैदिक एज में आपकी आयरन आ चुकी है, ब्लैक और रेड पॉटरी भी आ चुकी है, बर्तन, क्योंकि जब भी जो है कृषि आएगी तो बर्तन तो आएंगे ही, ठीक है। और दोस्तों फीचर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ऋग्वेदिक एज में जो है हैंडमेड ग्रे वेयर जो है आया, लेकिन लेटर वैदिक एज में आपका पेंटेड ग्रे वेयर आ गया। और ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर भी और ब्लैक स्लिप्ड वेयर भी, ये सब लेटर वैदिक एज के फीचर हैं पॉटरी के। दोस्तों धर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ऋग्वेदिक एज था वो एनिमिज्म पे फोकस था, यानी कि अगर देखा जाए तो प्रकृति की काफ़ी पूजा होती थी, जैसे इंद्र भगवान, अग्नि भगवान, वरुण भगवान, सोम भगवान, ठीक है। मतलब ये गॉड थे उस समय के, देवता थे, ठीक है, भगवान नहीं देवता थे, ठीक है। तो ये इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, जैसे इंद्र बात किया जाए तो ये डिस्ट्रक्टर का काम करते थे। अग्नि जो है जो ईश्वर था उससे आपको जोड़ने का काम करती थी, ठीक है। अग्नि अगर देखा जाए तो आपकी कई प्रकार की चीज़ों से जो है जुड़ी थी। वरुण की बात की जाए तो हवा से हो गया, और सोम हो गया तो ये एक प्रकार की ड्रिंक होती थी जो आपको एनर्जी भरपूर देती थी, एनर्जी ड्रिंक का टाइप का मांग लीजिए। तो जिस प्रकार से जो चीज़ें, जो देवता जो है जो चीज़ें हमें कुछ देता थे तो उनको हमने देवता बना दिया। देवता का मतलब जो हमें दे, जो हमें कुछ कंट्रीब्यूट करे, तो वही देवता है, ठीक है। जो हमें दे ना, जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, वो देवता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए घर में। तो लेटर वैदिक एज में बात किया जाए तो रिचुअलिस्टिक जैसे थे प्रजापति, विष्णु, रुद्र आ गए, क्योंकि अब सत्ता आ रही है। सत्ता का मतलब अब जो है लेटर वैदिक एज में जो राजा है वो हेरिडिटरी हो चुका है, तो उसे जो है अब नए भगवान लाने पड़ेंगे। नए भगवान कहाँ से आएंगे? तो प्रजापति आएंगे, यानी कि क्रिएटर आएगा, डिस्ट्रक्टर आएगा, प्रिजर्वर आएगा, यानी कि तीन ही लोगों का तो काम होता है, हमें समझ गए। जैसे अगर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये जो लेजिस्लेटिव होती है, यही तो काम होता है। एक रूल बनाता है, एक इम्प्लीमेंट करता है, एक दंड देता है। तो उसी प्रकार से जब राजा आएगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट लेकर के आएगा कि प्रजापति, विष्णु, रुद्र। तो ये देखिए सोसाइटी कैसे चेंज होती है। सेक्रीफाइस की दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इसका स्मॉल स्केल पे सेक्रीफाइस थे, यहाँ पे जो है बड़े लेवल पे सेक्रीफाइस और हवन यज्ञ वगैरह जो है होने लगेंगे। फायर अल्टार्स देखने को मिलेंगे। फायर अल्टार्स का मतलब है दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी की, मतलब यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज चालू हो जाएगा कि एकदम ज्योमेट्री के रूप में जो है फायर अल्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी इसको भी दिखाता है कि हम मैथमेटिक्स बारे में। और टेम्पल में देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी मूर्ति पूजा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लेटर वैदिक एज में जो है हल्का फुल्का आपको दिखेगा तो कि हाँ मतलब पूजा जो है कुछ बना करके हो रही है, ठीक है, पूजा पद्धति होने लगी है। लेकिन मंदिर अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मंदिर जो है आपके स्टार्ट होते हैं जा करके, आपको पता होना चाहिए, गुप्ता एज में, ठीक है। गुप्ता एज में मंदिर का कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया सा आएगा और ये रॉक कट से जो है इवाल्व होता है। मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊँगा। ऋग्वेदिक एज में दोस्तों बात किया जाए तो इनकी फिलॉसफी जो है अगर देखा जाए तो हिम्स ज़्यादातर थी, ठीक है, श्लोक थे, ऋचाएँ थी, ठीक है। चूँकि ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक एज के जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो लिखे गए हैं, ऋग्वेद दोस्तों ऋग्वेदिक एज में लिखा गया, लेटर वैदिक एज में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए। ये दोस्तों जो है अपरुषेय थे। अपरुषेय का मतलब ईश्वर ने लिखा है, ईश्वर ने नहीं लिखा, मतलब ये इंसानों ने नहीं लिखा है, इसलिए ये अपरुषेय कहलाते हैं। और इसमें जो लिखी हुई
चीज़ें हैं उनको दोस्तों हम हिम्स कहते हैं, ठीक है। और इनको हम श्लोक नहीं कहते हैं, इनको हम ऋचाएँ कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ऋचा, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा नहीं लिखी गई हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद में जो है ब्राह्मण को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी, और लेटर वैदिक एज में जो है पुजारी वगैरह जो है काफ़ी जो है मतलब रिस्पेक्ट दी जाने लगी। और कल्चरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो संस्कृत जो है पहले ऋग्वेदिक में थी, ठीक है, संस्कृत बाद में भी रहेगी लेकिन और डेवलप हो जाएगी। टेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ऋग्वेद था। लेटर वैदिक में जो है आपकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपके आ गए, उपनिषद आ गए, आरण्यक आ गए। अभी मैं आपको वैदिक लिटरेचर पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद में दोस्तों आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी बेसिक टाइप की थी। लेटर वैदिक एज में जो है आर्ट एंड क्राफ्ट आपकी जो है काफ़ी डाइवर्स हो गई, वीविंग आ गई, लेदर वर्क आ गया, मेटल वर्क आ गया, म्यूजिक एंड डांस जो है ऋग्वेद में जो है मेंशन है, लेकिन लेटर वैदिक एज में यह और इलेबोरेट हो जाएगा, म्यूजिक को इंपॉर्टेंस दी जाने लगेगी। जैसे सामवेद में जो है आपका उद्गात्री जो पृष्ठ हैं वो म्यूजिक से ही एसोसिएटेड हैं। वहीं पे दोस्तों ऋग्वेदिक एज में जो है चैरियट्स और ऑक्स कार्ट को जो है यूज किया जाता था, रथ और बैलों को जो है। वहीं पे लेटर वैदिक एज में जो है सेम रहा, लेकिन बोट, नाव का कॉन्सेप्ट आ गया, हाथी को प्रयोग किया जाने लगा, वैगन्स जो है आपके आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों जो है मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ऋग्वेदिक एज में जो है महिलाओं की दशा देख लीजिए तो इनका स्टेटस ऋग्वेदिक एज में काफ़ी अच्छा था। जैसे गार्गी और लोपामुद्रा इसके एग्जांपल हैं। रिस्पेक्ट दी जाती थी, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन भी होता था। लेटर वैदिक एज में इनका स्टेटस डिक्लाइन कर गया। अब ये एज प्रॉपर्टी के रूप में दिखाई जाने लगी, प्रॉपर्टी के तौर पर यूज किया जाने लगा इनको। जैसे शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो दूसरा जो है ये इसका मतलब ये भी माना, मतलब इसके अलग अलग व्याख्या की जाती हैं, ठीक है, कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब इनको ताड़ने का मतलब, अब कुछ ताड़ने का मतलब कुछ और लगाते हैं, देखने से लगा देते हैं, कुछ ताड़ने का मतलब जो है मार कुटाई से लगा देते हैं। फिर एक तरफ जो है और भी हमें श्लोक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब इसमें लिखा हुआ है, ये आगे जो आने वाले टेक्स्ट हैं उनमें इसी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे यत्र नारेस्तु पूंजनते रमनते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। तो दोनों प्रकार के विरोधाभास आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हो कि एकदम नारियाँ मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन नारियों का पार्टिसिपेशन वो कम है, इतना जो है आप मान सकते हो। दोस्तों एजुकेशन की बात की जाए तो ऋग्वेदिक एज में एजुकेशन जो है, एजुकेशन का एक्सेस था। हिम जो है कंपोज की जाती थी महिलाओं के द्वारा। मैं आपको बताऊंगा कि किसने किस हिम को कंपोज किया, ठीक है। लेटर वैदिक एज में जो है एजुकेशन से डिनाई कर दिया गया, कोई गायत्री, उपनयन, संस्कार वगैरह जो है ये सब नहीं होता था महिलाओं के लिए। ऋग्वेदिक एज में दोस्तों मोनोगामी थी, विडो रिमैरिज अलाउ थी। दोस्तों लेटर वैदिक एज में जो है पॉलीगैनी हो गई, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज जो है प्रारंभ हो गई, और फीमेल का जो है फोर्टिसाइड किया जाने लगा, ठीक है, जिसको हम पुम सावना भी कहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी दशा आपको बुरी हुई दिख रही है, ठीक है। और ऋग्वेदिक एज में जहाँ पे एक ही बार मतलब मोनोगैमी थी, यहाँ पे देखिए ठेका में होने लगा, तो ये गलत सब है। और चाइल्ड मैरिज अलाउ कर दिया। ऋग्वेदिक एज में दोस्तों एक्टिव पार्टिसिपेशन था इकोनॉमी में, जैसे मिल्किंग, वीविंग का काम था। लेटर वैदिक एज में जो है इनका जो रोल था जो वुमेंस का, वो दोस्तों सबॉर्डिनेट का हो गया, मतलब पति का जो है मतलब सब करो, घर का संभालो, बस यही जिम्मेदारी रह गई। एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, ये सब गया तेल लेने। दोस्तों ऋग्वेदिक एज में जो है फीमेल फिलोसफर थे, और फीमेल जो है वॉरियर्स का भी काम करती थी। लेटर वैदिक एज में जो है इनकी दशा बुरी हो गई, ठीक है। जैसे अपाला, बिस्पला, गार्गी, मैत्रेयी, ये कुछ महिलाओं के नाम हैं, आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि इन्होंने क्या किया इसके बारे में मैं आपको डिस्कशन ज़रूर करूँगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों अगली मैं बात करता हूँ। तो अगली क्या अब दोस्तों जो है वैदिक से रिलेटेड कुछ दोस्तों टर्म है। ये टर्म जो है अगर आपने नहीं याद किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये दोस्तों टर्म आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अक्सर टर्म में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे गोबीकर्तन का मतलब है, फॉरेस्ट चीफ को गोबीकर्तन कहते थे। गवयुति का मतलब होता है मेजर ऑफ डिस्टेंस। दुहित्री का मतलब होता है डॉटर। गोधुली का मतलब होता है मेजर ऑफ टाइम, ठीक है। तोक्षण का मतलब होता है, तोक्षण का मतलब होता है, तोक्षण का मतलब होता है कारपेंटर। गन का मतलब होता है ट्रूप्स। वर्तका का मतलब होता है बिजनेस पीपल। गौरी का मतलब होता है बुफैलो। गौन का मतलब होता है जहाँ पे केटल जो है रखे जाते हैं। जीव ग्रीवा और उग्रा का मतलब होता है पुलिस ऑफिसर। वाप का मतलब होता है शो करना। गोजित का मतलब होता है जो विनर होता है काऊ का। श्रेणी का मतलब होता है सिकल, हसिया। सभापति का मतलब होता है वुमेन जो असेंबली को अटेंड करती थी। स्पस का मतलब होता है स्पाई। धन्या का मतलब होता है सीरियल्स, ठीक है। अक्षवपा का मतलब होता है अकाउंटेंट। पाणी का मतलब होता है ट्रेडर। सुता का मतलब होता है चारिटर। भाग दुग्धा का मतलब होता है टैक्स कलेक्टर।
मध्यमासी का मतलब होता है जो मेडिएटर होता है झगड़ों में। सोम का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग, एक प्रकार की ड्रिंक है। स्थापति का मतलब होता है चीफ जज। निष्का दोस्तों एक प्रकार की गोल्ड या सिल्वर का जो है ऑर्नामेंट चलता था, या इसको सिक्का भी कह सकते हो, ठीक है, निष्का टाइप का चलता था। घृत का मतलब होता है बटर। गविष्टि का मतलब होता है जो सच होता है, युद्ध होता है गायों के लिए। तो छता का मतलब होता है दोस्तों जो किंग का घर का हाउस होल्ड, ठीक है, उसका जो है कीपर। और नियोग का मतलब होता है जो विडो रिमैरिज होती थी उसको कहते हैं। गोगना का मतलब होता है जो गेस्ट जो है कैटल पे जो है पाला जाता था, ठीक है। पलगला का मतलब होता है दोस्तों मैसेंजर। तो ये दोस्तों को टर्म है, ये आपको जो है मैं आपको बता दूं, इनकी पीडीएफ जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों हम आ चुके हैं वैदिक लिटरेचर पे, ठीक है। वैदिक लिटरेचर दोस्तों काफ़ी बड़ा लिखा गया है, ठीक है। और हमारे वैदिक लिटरेचर की पूरी दुनिया में तारीफ है, ठीक है। कुछ चीज़ें मतलब थोड़ी सी चीज़ें बुरी भी लिखी गई हैं, या ऐसे कह लीजिए उस समय के टाइम फ्रेम के अनुसार अनुकूल होंगी, हम उस पर आज की नज़र से जो है तब के वैदिक लिटरेचर पे हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें अच्छी लिखी गई हैं, मैक्सिमम चीज़ें ये दिखाती हैं कि हम लोग कितने इंटेलेक्चुअल विद्वान थे, ठीक है। हम निगेटिव चीज़ को लेकर के जो है उसका सिर्फ नहीं करेंगे, उस समय के अनुसार ठीक होगा, ठीक है। जो अच्छा चीज़ है उसको देखिए, ठीक है। बाकी निगेटिव निकालने वाले ये वही मतलब जो है आप मान लीजिए कि अधर्मी लोग हैं जो है हमेशा हिंदू धर्म को नीचे दिखाना चाहते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। वो बस वही चीज़ निकाल के लाएंगे जो गलत दिखी होगी, जैसे उनका टेक्स्ट बहुत पावन है, उनका बहुत पवित्र है, ठीक है, और वो इसे क्रिटिसाइज़ करेंगे। और हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, इसमें जो उस समय की चीज़ें थी उसको आज की लेंस से देखना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। वो समय जस्टिफाई था, और आज जो है हम उसकी पॉजिटिव चीज़ों को उठा कर देखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से बगुला जो है वो अच्छी चीज़ों को जो है दूध और पानी को अलग करके अच्छी चीज़ों को ले लेता है, उसी प्रकार से हम भी ग्रहण कर लेंगे। दोस्तों वैदिक लिटरेचर दो प्रकार का था, एक था श्रुति, ठीक है, एक था स्मृति। श्रुति में दोस्तों वो आ जाता है जिसको जो है अगर देखा जाए तो जिसको आपने ओरली ट्रांसफ़र किया है। ओरली ट्रांसफ़र का मतलब कि आपने जो है अगर देखा जाए तो मतलब हमने आपको पढ़ाया, आपने किसी दूसरे को पढ़ाया, तो ही श्रुति है, ठीक है। जैसे वेद हो गए, ब्राह्मणाज हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। स्मृति क्या थी? तो स्मृति दोस्तों अगर बात किया जाए तो इसमें जो है आपके वेदांग आ जाते हैं, षट दर्शन आ जाता है, पुराण आ जाता है, इतिहास आ जाता है, उपवेद आ जाता है, तंत्र आ जाता है, अगम आ जाता है, उपांग आ जाता है। ये दोस्तों आपकी स्मृति है। स्मृति का मतलब जिसको आपने याद किया हो, जिसको आपने लिखा हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो बाहर से जो मतलब आक्रमणकारी आए, मुसलमान लोग आए, उन्होंने क्या किया, या फिर जो आक्रांता है, मैं मुस्लिमों को ही नहीं कह रहा हूँ, जो भी आक्रांता है, जहाँ तक टर्की, जहाँ तक मुस्लिम्स और भी हूँ, कई लोग जो है भारत में आए, कई लोग यहीं के होकर के रह गए। और कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन गौरे जहाँ हमारा। तो मैं आपको बता दूं कि लोगों ने क्या किया कि उसके जो है जो ग्रंथ थे उनके साथ छेड़छाड़ की, उनमें जो है झूठी चीज़ें लिखी, ठीक है। अपने झूठे जो है जो चीज़ों को लिखा ताकि हमारे कल्चर को जो है मतलब बर्बाद किया जाए, और उन्होंने हमारे कल्चर में जो है झूठी चीज़ें लिख लिख करके उसको बर्बाद किया। कुछ तो योगदान उनका भी है, क्योंकि वो झूठ आए थे, वो जानते थे कि हमें जो है गलत सलत सिखाओ, ठीक है। तो वो आक्रांता का भी प्रभाव रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले देखेंगे श्रुति लिटरेचर, फिर उसके बाद स्मृति लिटरेचर देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो हमारे वेद जो है वो 4 हैं टोटल, ठीक है। पहला है ऋग्वेद, ठीक है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों एक जो वेद होता है, एक जो वेद होता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो वेद से रिलेटेड 4 चीज़ें होती हैं, आप पहले बात को समझ लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। एक वेद से रिलेटेड 4 चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले वेद से रिलेटेड एक होता है ब्राह्मणा, ठीक है। अब ये ब्राह्मणा क्या होता है? तो ब्राह्मणा आप ऐसे समझ लीजिए कि जो वेदों में जो पूजा पद्धति की विधि दी गई है, ठीक है। जैसे आज आप देखते हो ब्राह्मण एक प्रकार की कास्ट ही है, ठीक है, एक प्रकार का वर्ण ही बन चुका है। लेकिन ब्राह्मण का सीधा सा मतलब होता है जो पूजा पद्धति है उसको हम दोस्तों ब्राह्मण कहते थे उस समय। इसी प्रकार से आज भी जो लोग उसको जानते हैं तो उनको भी ब्राह्मण कह देते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा दोस्तों जो वेद से रिलेटेड जो है आपको पता होना चाहिए, वेद के 4 टोटल पार्ट होते हैं, आप पहले बात समझ लीजिए। दूसरा जो पार्ट होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं अरण्यक। क्या कहते हैं? अरण्यक। अरण्यक क्या होता है? तो अरण्यक दोस्तों जो है वेद का वो पार्ट आप मान लीजिए कि जो अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं, तो उनके लिए जो है अलग से बनाया गया सिस्टम अरण्यक कहलाता है। फिर दोस्तों जो तीसरा चीज़ है वो है उसका वेद से रिलेटेड जो है वो दोस्तों है उसका संहिता।
संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है, जो दोस्तों उसके सूत्र उत्र वगैरह हैं, जो कोडिफिकेशन है, ठीक है, वो संहिता में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा किस्सा क्या होगा, संहिता। जो दोस्तों वेदों को नहीं पढ़ पाता है, वेदों का काफ़ी वेद चूँकि ज़्यादा जो है मतलब कठिन हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है एक शॉर्ट नोट्स टाइप से जो है चीज़ें बना दी गई, जिसको दोस्तों हम उपनिषद कहने लगे। क्या कहने लगे, उपनिषद। तो उपनिषद जो है वो अलग से बनाए गए हैं। तो उपनिषद दोस्तों वो जो है वो वेदों का निचोड़ है। ठीक है, तो ये बात आपको अंदर क्लियर होनी चाहिए। उपनिषद हम किसको कहते हैं, उपनिषद वेदों का निचोड़ है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अगर समझ आई तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद और ऋग्वेद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ऋग्वेद की अगर बात किया जाए तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, क्योंकि सबसे पहले इसी को लिखा गया। इसमें 1028 हिम्स हैं, 10 मंडल में ये डिवाइड है। इसमें जो मेन डीटी है वो दोस्तों इंद्र हैं, अग्नि है, वरुण है, और ऊषा, पृथ्वी, वाक, ये जो है मेन डीटी हैं। और इसमें जो थीम है वो दोस्तों ज़्यादातर जैसे क्रिएशन, लाइफ और डेथ, सैक्रिफाइस, सोम, ये दोस्तों मेन थीम है इसकी। इसके पुजारियों की अगर बात की जाए तो प्रीस्ट की बात करोगे तो इसमें ज़्यादातर जैसे होत्री प्रीस्ट की बात की गई है। होत्री जो है पुजारी इसके माने जाते हैं। स्क्रिप्ट इसकी देवनागरी है। गायत्री मंत्र जो है इसके 3rd मंडल में लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा, और वो डेडिकेटेड है सावित्री को। ठीक है, सावित्री एक देवी जो मान लीजिए, ठीक है, तो उनको डेडिकेटेड है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। पुरुष सूक्त में जो है अगर बात किया जाए तो उसमें दोस्तों कॉस्मिक विंग्स के बारे में बताया गया है, वर्ण के बारे में बताया गया है, सन के बारे में बताया गया, मून के बारे में बताया गया, विंड के बारे में बताया गया पुरुष सूक्त में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट मंडल जैसे मैं आपको बता दूं तो जो 2nd से लेकर के जो 7 मंडल तक का जो कहानी है, ये दोस्तों सबसे पहले मंडल लिखे गए थे, इनको हम फैमिली बुक कहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट और जो 10th मंडल है, फर्स्ट और जो 10th मंडल है वो दोस्तों लेटर बाद में जो है उसको ऐड किया गया। ठीक है, जो 9th मंडल है वो दोस्तों सोम को डेडिकेटेड है, सोम जो पीने वाला होता है। जो 10th मंडल है वो दोस्तों पुरुष सूक्त के बारे में है, जहाँ पे जो है यूनिवर्स को जो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझाया गया है, और 4 वर्णों को भी बताया गया है। ठीक है, 4 वर्ण कैसे जो है आए, तो ये भी जो है बताया गया है कि कहाँ मतलब दिमाग से जो है जन्म लिए ब्राह्मण, और जो है जंगा से जन्म लिए शूद्र, तो इस प्रकार से जो है पूरा बताया गया है। ठीक है, और ये सब 10th मंडल में बताया गया है। और ठीक है, तो पुरुष सूक्त में इसके बारे में जो है पूरा सब बताया गया है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाता है कि कौन कहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है पुरुष सूक्त में। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी बताया जाता है। और हर जो मतलब मंडल है उससे रिलेटेड दोस्तों अगर बात किया जाए तो कुछ ऋषि भी हैं। ठीक है, जैसे 2nd मंडल में गृतसमदा, 3rd मंडल में विश्वामित्र, 4थे मंडल में वामदेव, 5वें मंडल में अत्रि, 6ठे मंडल में भारद्वाज, 7वें मंडल में वशिष्ठ, 8th मंडल में कानवा अंगीरा, 9th मंडल देवता सोमा, 10th मंडल जो है उसमें भी कई सारे ऋषि हैं। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो 7th मंडल है उसमें 10 राजन वार के बारे में दिया गया है, बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में। दरअसल जब ये ऋग्वेदिक एज के लोग बाहर से आए थे तो यहाँ पे इनके युद्ध हुआ था। जो यहाँ के दास थे पहले से उनको दास कहा गया है, और जो बाहर से आए थे तो उनके बीच में 10 राजन वार हुआ था। 10 राजाओं ने जो है, लेकिन फिर भी जो है उसमें हम लोग हार गए थे। यजुर्वेद की दोस्तों बात किया जाए तो इसका जो पर्पज़ है वो रिचुअल फार्मूला जो है इसमें है कि रिचुअल का जो है फार्मूला क्या होगा, कोई भी जो है कर्मकांड का फार्मूला क्या होगा। और इसको अद्वायु जो पृष्ठ हैं, अद्वायु जैसे हर पृष्ठ जो है एक के साथ एसोसिएटेड है, जैसे होत्री पृष्ठ ऋग्वेदिक के साथ, यजुर्वेद के साथ अदरवायु पृष्ठ जो है एसोसिएटेड है। दोस्तों सामवेद की बात की जाए तो इसमें 75 यानी कि 75 जो हिम्स हैं वही ओरिजिनल हैं, बाकी सब ऋग्वेद से ली गई हैं। तो इसको कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं कि ये मतलब सब कटकापी लिया गया है। इसका पर्पस दोस्तों जो है वो रिचुअल कैसे गाया जाएगा, इंडियन म्यूजिक की शुरुआत दोस्तों यहीं से हो जाती है। इसके जो पृष्ठ की अगर बात की जाए तो उद्गात्री पृष्ठ हैं इसके, जैसा कि हर पृष्ठ आपने देखा हर वेद के साथ एक पृष्ठ एसोसिएटेड है, तो इसके साथ भी एसोसिएटेड है। नेम अगर बात की जाए तो इसमें जो है ये बुक ऑफ चांट्स कहलाती है, मतलब बुक ऑफ सिंगर्स कहलाती है। यहाँ यही जो है सामवेद में ही हमें पहली बार कृष्ण भगवान का जो है रेफरेंस देखने को मिलता है। यहीं पे हमें आत्मा ब्रह्म के बीच में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है कि आत्मा अलग है, डिफरेंस अलग है, ब्रह्म अलग है। ठीक है, वर्जन की बात की जाए तो दोस्तों जैमिनी वर्जन कर्नाटिक, ठीक है, में है, कौठुमा वर्जन जो है गुजरात में है, और रणैनिया जो है महाराष्ट्र में जो है आपकी इसके वर्जन देखने को मिलते हैं।
जैसे अपने अपने लोगों ने वर्जन बना दिए, जैमिनी कर्नाटक में मिलेगा, कौठुमा गुजरात में मिलेगा, रनैनिया महाराष्ट्र में मिलेगा। तो ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारा जो कल्चर है वो किस प्रकार से एक प्रकार से यूनिफाइड है, बस नाम बदले गए हैं। जैसे दिवाली कहीं पे किसी नाम से बनाई जाती है, होली कहीं पे किसी नाम से बनाई जाती है, बैसाखी कहीं पे किसी नाम से बनाई जाती है। पूरा ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेहतरीन प्रतीक है। दोस्तों अथर्ववेद की अगर बात किया जाए तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी हम कहते हैं, ठीक है, और अथर्ववांगिराज भी कहते हैं। इसमें अगर बात करोगे तो इसमें दोस्तों जादू के बारे में, मैजिक के बारे में, वाइट मैजिक और डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। इसमें जैसे ऋषि की बात की जाए तो ये ऋषि अथर्व अंगिराज को जो है डेडिकेटेड किया गया है। इसमें फोकस जो है वो प्रोटेक्शन पे है, सुरक्षा पे है, सक्सेस पे है, सुपरजिशन पे है, एवरीडे जो लाइफ होती है उस पर है। इसमें 99 टाइप की जो बीमारी होती है उनका सोल्यूशन भी बताया गया है। कुछ लोग दोस्तों अथर्ववेद को नॉन वैदिक कहते हैं क्योंकि इसमें जादू तंत्र मंत्र के बारे में है, ठीक है। और इसमें जो है पहली बार गोत्र शब्द जो है आपने जो पढ़ा था वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यहीं पे सभा और समिति को प्रजापति की डॉक्टर के तौर पे जो है अथर्ववेद में ही देखा गया है। और इसमें दोस्तों पैपलदा और सौनकिया, ये जो अगर देखा जाए तो रिसेंसन्स इसी में जो है देखने को मिलते हैं, शाखा जो इनकी होती हैं। यज्ञ की बात की जाए तो यज्ञ जो है ब्रोकन बोट्स की तरीके से इसमें मनाया गया है, मतलब यज्ञ जो है उनको तवज्जो नहीं दी गई है और उनको इनइफेक्टिव मोक्ष के लिए बताया गया है, इसीलिए कुछ लोग इसको वेद नहीं मानते हैं। अब दोस्तों हम ब्रह्मनाज की बात कर लेते हैं क्योंकि हर वेद के साथ एक ब्रह्मनाज जो है जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद के जो ब्रह्मनाज की दोस्तों मतलब होती है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो हिम्स को जो है ब्रह्मनाज एक्सप्लेन करते हैं। उनको हम लिटर्जीज भी कहते हैं, लिटर्जीज, ठीक है, रिचुअल मैनुअल्स, ठीक है, कि मैनुअल्स मतलब रिचुअल का मैनुअल है क्या, कैसे रिचुअल होगा। तो कर्म मार्ग भी कहते हैं ब्रह्मनाज को, ठीक है। ये पाथ ऑफ रिचुअल को जो है बताता है सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। तो हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मणाज अटैच हैं। जैसे ऋग्वेद में अत्रेय कौशिताकी ब्राह्मण, सामवेद में तांड्य ब्राह्मण, सदविमसा ब्राह्मण, वहीं पे यजुर्वेद में तैत्रीय ब्राह्मण, सतपथा ब्राह्मण, अथर्ववेद में गोपथा ब्राह्मण। तो ये हर ब्राह्मण जो है हर वेद के साथ अटैच हुए हैं। वहीं पे दोस्तों अगर बात किया जाए तो अरण्यक की अगर हम बात करें तो अरण्यक के साथ भी जो है अरण्यक मैंने आपको बताया था ये फॉरेस्ट बुक होती हैं, ठीक है, और ये वेदों से ही डिराइव है लेकिन फॉरेस्ट के लिए हैं, जंगल के लिए। ये रिचुअलिज्म और फिलॉसफी के बीच में जो है ब्रिज का काम करती हैं, ठीक है, ब्राह्मणाज और उपनिषद के बीच का काम करती हैं। और ये अगर बात किया जाए तो इसमें मेडिटेशन और मिस्टिसिज्म को जो है काफ़ी योगदान दिया गया है। वहीं पे ये क्रिटिसाइज करती हैं रिचुअल्स और सेक्रीफाइस को जो अरण्यकाज होते हैं। उपनिषद दोस्तों जो है ये एंड ऑफ द वेदाज है, वेदाज का जो है निचोड़ जो है उपनिषद में, वेदांत भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये इसमें निचोड़ है। जैसे फिलोसफिकल टेस्ट की अगर बात किया जाए तो ये फिलोसफिकल टेस्ट हैं जो मोक्ष निर्वाण इस पर बात करते हैं। ये अगर बात किया जाए तो रिचुअलिज्म को ये रिजेक्ट करते हैं और प्रिस्टली इसमें डोमिनेंस है, ठीक है। ये ब्रह्मनाज के अगेंस्ट जो है क्षत्रियों के द्वारा जहाँ तक लिखा गया है। और इसमें ज्ञान मार्ग की बात की जाती है, ठीक है। जैसे मोक्ष प्राप्त करने जो है वो हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, ठीक है। जैसे आज भी आप कहोगे तो मोक्ष प्राप्त करने के और बाबा बोलते रहते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वेदों में जो कहा गया है कर्मकांड, रिचुअल्स, ये दोस्तों मोक्ष प्राप्त करने का तरीका होता है। लेकिन वैदिक कहता है कि हम ज्ञान के द्वारा जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान के द्वारा जो है कई लोगों ने बताया तो उनका अलग तरीका है, तो उसको भी जो है हम अभी वीडियो में देखेंगे कि ज्ञान के तरीके से कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों मोनोथिस्टिक की जो है उपनिषद बात करते हैं, ठीक है। ज़्यादा भगवान में विश्वास, मतलब अगर देखा जाए तो एक भगवान में जो है आत्मा और ब्रह्म में जो है विश्वास करते हैं। उपनिषद भी जो है हर वेद के साथ जो है नोट्स उसके अलाइन होंगे, तो सीधी सी बात हर उपनिषद का हर वेद का कोई ना कोई उपनिषद होगा। जैसे ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय उपनिषद, कौशिताकी उपनिषद, यजुर्वेद के साथ बृहदारण्यक उपनिषद, ईसा उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, कठा उपनिषद, श्वेताश्वत्रा उपनिषद, मैत्री उपनिषद। सामवेद के साथ चंडोगया उपनिषद, केन उपनिषद। अथर्ववेद के साथ मुंडको उपनिषद, यही दोस्तों मुंडको उपनिषद है जहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। वहीं पे वेदांत के अगर सब स्कूल की बात की जाए तो वो दोस्तों जो है आपके वेदांत के और भी सब स्कूल हैं। जैसे अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य और गौड़पाद ने जो है शुरू किया था और ये नॉन डुअलिज्म फिलॉसफी को फॉलो करता है। अब आप कहोगे सर अद्वैत वेदांत का मतलब क्या है? अद्वैत वेदांत का दोस्तों सीधा सा मतलब ये है, आप पहले बात को समझिए, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में ये सारे स्कूल आपको समझा दूंगा, इतना आप हमसे भरोसा रखिए। मैं इसे नहीं जो आया आपको रटा करके चला जाऊंगा कि अद्वैत वेदांत क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको अद्वैत वेदांत बता देता हूँ।
अद्वैत वेदांत का दोस्तों जो मामला है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वेदांत है तो ये ज्ञान मार्ग पे फोकस करेंगे, यानी कि ज्ञान से जो है आपको जो है ज्ञान की फिलॉसफी से जो है आपको मोक्ष दिलाएंगे, ठीक है। तो अद्वैत क्या करता है, अद्वैत, मैं शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, गौड़पाद की बात कर रहा हूँ, ये अद्वैत वेदांत के जो है प्रवर्तक हैं। अद्वैत वेदांत दोस्तों क्या कहता है, अद्वैत वेदांत कहता है कि जो ब्रह्म है, यानी कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब जो दोस्तों एक मतलब ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर को ही आप मान लीजिए कि ब्रह्म है, ठीक है। और जो जीव है, यानी कि जो ब्रह्म है और जो जीव है वो दोस्तों एक ही है। जीव किसको कहते हैं, तो जीव जैसे हम जैसे लोग हो गए, हम हो गए या आप हो गए, हम सब जीव जंतु हैं, ठीक है। और जो ब्रह्म है, ब्रह्म एक सर्वोच्च ताकत है ईश्वर की, वो दोनों ही सेम है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा है अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब ना दो नहीं है, एक ही है। कौन, ब्रह्म और जीव, यानी कि तभी तो हम लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, अद्वैत हैं, ठीक है। और ब्रह्म शंकराचार्य एक बात और कहते हैं कि यूनिवर्स जो है, जो यूनिवर्स है, यानी कि जो ब्रह्मांड आप अपने आसपास देख रहे हो, जिसको क्रिएटर ने बनाया है, वो एक मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ना ही वो सत्य है ना ही वो असत्य है, वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि हर चीज़ को आपको लगता है कि हर चीज़ सत्य है, सत्य नहीं है, सब चीज़ झूठ है, मतलब झूठ भी नहीं है। आप पहले बात समझिए, मिथ्या उन्होंने कहा है। मिथ्या का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ना ही सत्य है ना ही झूठ है, मतलब जो भी है वो ब्रह्म ही है, और जो जीव है वो भी ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वो भी जीव है, यानी कि जीव के अंदर ब्रह्म है और ब्रह्म के अंदर जीव है, यानी कि सब जो है एक ही से बना हुआ है, ब्रह्म से मिलकर बना हुआ है हर चीज़। और जो भी आप दुनिया में देख रहे हो, एवरीथिंग वो सब ब्रह्म है, ठीक है। और जो भी आप समझते हो कि दुनिया असली है, दुनिया असली नहीं है, ये मिथ्या है। दोस्तों विशिष्ट अद्वैत जो है ये रामानुजाचार्य ने और नाथ मुनि ने दिया। अभी विशिष्ट अद्वैत क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट अद्वैत जो है वो लगभग अद्वैत के जैसा ही है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत जो है वो कहता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रामानुजाचार्य के ही जो है शिष्य थे, रामानंद, और रामानंद के ही शिष्य थे कबीरदास जी, ठीक है। तो विशिष्ट अद्वैत जो फिलॉसफी है वो अगर बात किया जाए तो वो अद्वैत जैसी ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है विशिष्ट अद्वैत में कि ये ब्रह्म मतलब जो है ब्रह्म को जीव के बराबर तो मानता है, यानी कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं, ये बात तो मानता है, लेकिन इस यूनिवर्स को मिथ्या नहीं कहता है। मतलब विशिष्ट अद्वैत का कहना है कि ब्रह्म और जीव मैं मानता हूँ कि एक ही मतलब हैं, ठीक है, वो सब एक ही है, ठीक है। जो ईश्वर, जो जीव है वही ब्रह्म है वही जीव है, लेकिन ये जो यूनिवर्स है इसको आप मिथ्या नहीं कह सकते हो, इसको आप इसको आप जो है मिथ्या नहीं कह सकते हो। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है, पहले आप समझ लो। इसको आप मिथ्या नहीं, नकार नहीं सकते इस यूनिवर्स को, ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्स में तमाम तरीके के डिफरेंट टाइप के लोग जो है एक ही स्पीसीज से कई कई प्रकार के, जैसे गिलहरी भी आपको कई प्रकार की मिल जाएंगी, कुत्ते भी आपको कई प्रकार के मिल जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो विशिष्ट अद्वैत का कहना है कि ये यूनिवर्स जो है वो मिथ्या नहीं है, बाकी जो है अद्वैत के साथ हम रेडी हैं। अब दोस्तों शुद्ध अद्वैत आता है। शुद्ध अद्वैत का क्या कहना है, शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य जी ने दिया, ठीक है। शुद्ध अद्वैत का कहना है कि इस दुनिया में जो भी है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ब्रह्म, यानी कि इस दुनिया में सब चीज़ जो है सब कुछ ब्रह्म ही है, ठीक है। ये शुद्ध अद्वैत का मानना है, मतलब इन्होंने सब कुछ जो है ब्रह्म ही कहा है, मतलब हर चीज़ ब्रह्म है। अब दोस्तों द्वैत अद्वैतवाद क्या है, द्वैत अद्वैतवाद, इसको दोस्तों निम्रकाचार्य ने दिया था। और द्वैत अद्वैत की बात की अगर दोस्तों बात किया जाए तो अगर बात किया जाए तो इनका दोस्तों ऐसा मानना है कि द्वैत जो, मतलब ये द्वैत अद्वैत मैं आपको बता रहा हूँ, इनका कहना ये है कि ये लगभग द्वैत अद्वैत को दोस्तों मैं बताऊं उससे पहले आपको द्वैतवाद समझना पड़ेगा। द्वैतवाद दोस्तों दिया था माधवाचार्य ने। द्वैतवाद का मतलब ये है कि जो ब्रह्म है और जो जीव है, यानी कि जो ब्रह्म है और जो जीव है वो अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब आत्मा और जो दोस्तों ये जगत है, यानी कि ये कभी भी एक नहीं बन सकते। मतलब इन्होंने दोस्तों जो जीव है और जो जगत है, यानी कि जगत का मतलब ये यूनिवर्स, इसको दोस्तों बराबर बताया हुआ है, यानी कि जो जीव है वही जगत है, लेकिन जो जीव और जगत है ये कभी भी जो है ब्रह्म नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ब्रह्म को जो है नकार दिया है, मतलब नकारा नहीं है, मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो जीव है और जो ब्रह्मांड है वो एक ही है, ठीक है, वो एक ही बराबर आप मान सकते हो, लेकिन जो ब्रह्म है, जो जीव है, जो ब्रह्मांड है वो कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता है। तो ये जो है अद्वैत, तो ये जो है द्वैत
द्वैतवाद है, ठीक है, द्वैतवाद, जिसको माधवाचार्य ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो ब्रह्म है वो कभी ये जो जीव और ब्रह्मांड है वो कभी ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। ये द्वैतवाद की फिलॉसफी है जो माधवाचार्य ने दी, ठीक। अब दोस्तों अगर आप ये द्वैतवाद समझ गए हो तो अब आप द्वैत अद्वैतवाद भी समझ जाओगे। द्वैत अद्वैत का मतलब है कि ये बिल्कुल द्वैतवाद के तरीके से ही है, ठीक है, लेकिन इसका ऐसा मानना है कि मानता हूँ कि ब्रह्मांड और जो जीव है वो कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता है। मान लिया कि जो ब्रह्मांड और जो जीव है ये कभी ब्रह्म नहीं बन सकता है, लेकिन हम सब ब्रह्म और उस ईश्वर पे ही डिपेंड करते हैं। बस इतना ही सही फर्क है द्वैतवाद और द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है, ये डिफरेंस है। यानी कि द्वैतवाद ने कहा कि ब्रह्मांड और जो जगत है या जो जीव है वो कभी भी जो है ईश्वर नहीं बन सकता है, यानी कि ब्रह्म नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो द्वैत अद्वैतवाद था उसने ये कहा कि जो हम लोग बहुत हद तक, बल्कि पूरी तरीके से जो जगत और जो जीव है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड रहता है, हम लोग डिपेंड किस पे रहते हैं, तो दोस्तों ईश्वर पे ही डिपेंड रहते हैं, ब्रह्म पे ही डिपेंड रहते हैं। तो दोस्तों ये द्वैत अद्वैतवाद है, ठीक है। तो इतनी जो है आपने जो फिलॉसफी होती है ना, अगर आपने ये समझ ली है तो आप इसी बात पे लाइक ठोक दो, क्योंकि इसको समझने में आपको जो है कितनी मेहनत करनी पड़ती मैंने आपको साधारण शब्दों में बता दिया। अब दोस्तों हम अचिंत्य भेद अभेद की बात कर लेते हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। अचिंत्य भेद अभेद। दोस्तों इसका जो है मानना जो है वो द्वैतवाद में ही है, यानी कि ये जगत और ब्रह्मांड को ईश्वर के तुल्य नहीं मानता है, यानी कि जगत और ब्रह्मांड जो है वो कभी ईश्वर नहीं बन सकते हैं, ऐसा इसका मानना है। यानी कि द्वैत जैसा ही मानना है अचिंत्य भेद अभेद का। लेकिन इसका एक बात ये भी मानना है कि जो ईश्वर होता है, यानी कि जो ब्रह्म होता है, वो दोस्तों वो अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी जो है करता है। मतलब हम लोगों के साथ कुछ भी खेलना होता है वो अपनी मर्जी के अनुसार खेलता है। ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी उसकी विश होती है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों विषय भी जो है, इच्छाएं भी दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक होती है इंस्ट्रूमेंटल का मतलब ये होता है कि मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने उसको कर दिया, तो ये इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है। दूसरा दोस्तों एक होता है मैटेरियलिस्टिक का मतलब कि मैंने कुम्हार जो होता है घड़ा बनाता है तो दोस्तों उसको मैटेरियलिस्टिक है, उसने मैटर से बनाया, ठीक है। तो ये दोस्तों ईश्वर की इच्छा पर डिपेंड करता है। मतलब ब्रह्मा, मैं अचिंत्य अभेद बता रहा हूँ, उसका दोस्तों सीधा सा मानना ये है कि ब्रह्मांड और जो जीव जंतु हैं वे ब्रह्म नहीं है, यानी कि द्वैतवाद को ही मानता है। लेकिन उसका ये मानना है कि जो ईश्वर है, यानी कि जो ब्रह्म है, वो हमारे साथ कब जो है क्या करेगा ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। कभी वो करता है, कभी कुछ नहीं करता, ये उसकी इच्छा, उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों अचिंत्य भेद अभेद था, जो कि आपने समझ लिया। अब दोस्तों कुछ फेमस उपनिषदिक जो है कोट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, और ये आपने अक्सर जो है अपनी ज़िंदगी में सुने होंगे। जैसे सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की ही जीत होती है। मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, ये दोस्तों आपकी बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। एक विदितम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म एक है और सेकंड कोई नहीं है, ऐसा चंडोगया उपनिषद में लिखा हुआ है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी कि ऑल दिस इज ब्रह्मान, यानी कि सबका ही जो है ब्रह्म है। और ये दोस्तों जो है चंडोगया उपनिषद में लिखा हुआ है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये तैत्तरीय उपनिषद में लिखा हुआ है। और इसका मीनिंग होता है, आप समझ गए होंगे, कि रिस्पेक्ट दो अपने मदर, फादर, टीचर और जो गेस्ट आपके घर पे आते हैं। अस्तो माँ सदगमय, मर्त्योर माँ अमर्तमम गमया। दोस्तों इसका मतलब ये है कि असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से शाश्वत की ओर जो है हर व्यक्ति जाता है। और ये दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। 7th जो दोस्तों कोट है, ये दोस्तों अक्सर आपने सुने होंगे, लेकिन आज आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ से आते हैं। यू मे ड्रिंक द ओशियन ड्राई, कंट्रोल ओवर द माइंड इज हार्डेस्ट। दोस्तों आप जो है एक समुद्र को जो है सोख सकते हो, सुखा सकते हो, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना सबसे बड़ा काम है, दुष्कर काम है, ऐसा राम चरका ने लिखा है। दोस्तों ये कोई उपनिषद नहीं है, राम चरका शायद, ठीक है। यू आर वाट योर डीप डिजायर सो इज योर डिस्टनी। दोस्तों ये कहता है कि जैसी आपकी इच्छाएं होंगी वैसे ही आपका भाग्य बनेगा, ठीक है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। अर्थ इज़ द हनी ऑफ ऑल बींग्स आर द हनी ऑफ दिस अर्थ। दोस्तों जो अर्थ होती है, जो पृथ्वी है, वो दोस्तों हनी का काम करती है हम सब के लिए, लेकिन जो हम सब हैं वो दोस्तों हनी का काम करते हैं इस अर्थ के लिए। यानी कि अर्थ और जो लाइफ है
यानी कि हम और पृथ्वी एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल डिपेंडेंट हैं, ये बृहदारण्यक में लिखा हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार से बटर हिडन होता है मिल्क में, उसी प्रकार से देखा जाए तो हमारी कॉन्शियसनेस में हमारा माइंड जो है हिडन होता है, यानी कि सेल्फ जो है हमारा जो होता है वो हिडन होता है, और इसको सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही जो है जाना जा सकता है, और ये अमृता बिंदु ने लिखा है, ठीक है। और ये दोस्तों योगा की फिलॉसफी है, ठीक है। अभी मैं आपको षड दर्शन भी पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगला है द वाइस मैन सीज ऑल बींग्स इन सेल्फ हैंस डज नॉट हैव। दोस्तों ये ईसा उपनिषद में लिखा हुआ है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किसी की दूसरों की बुराइयां नहीं देखता है, वो अपने अंदर ही उन बुराइयों को देखता है कि हम में ही वो बुराई है। दोस्तों एज अ स्पाइडर स्पिन्स इट्स वेब क्रिएशन अराइजेज एंड रिटर्न टू ब्रह्मा। ये दोस्तों मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ है कि साइक्लिकल जो क्रिएशन होती है ब्रह्मा में वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। दोस्तों फायर जिस प्रकार से अज्यूम करती है फॉर्म को, उसी प्रकार से जो सेल्फ होता है वो हम सबके अंदर होता है। मतलब जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो आत्मा ही हम सबके अंदर है, बस बाहर से ढांचे के अलग अलग हैं, बाकी आत्मा सबके अंदर एक ही है। ये कथा उपनिषद में लिखा है। एज द सन इज नॉट टेंटेड सो द सेल्फ इज अनटच्ड बाई एविल। दोस्तों सेल्फ जो है वो हमारा प्योर होता है, अनअफेक्ट रहता है, जैसे सूर्य को कोई टच नहीं कर सकता, ऐसा कथा उपनिषद में लिखा हुआ है। चंडोगया उपनिषद में लिखा हुआ है कि नो जॉय इन द इनफाइनाइट, जॉय लाइज इन द इनफाइनाइट। यानी कि जो हमारा खुशी है वो अपरिमित में है, यानी कि अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे छोटे छोटे, उनमें खुशी नहीं, खुशी है महान कार्य करने में, ठीक है, और स्पिरिचुअल काम करने में। दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है कि लर्न 3 वर्चू, टेम्परेंस, चैरिटी, कंपैशन। यानी कि आपके अंदर ये तीनों जो है एथिकल कैरेक्टर होने चाहिए, टेम्परेंस, चैरिटी, दान, और जो है कंपैशन यानी कि दया, ठीक है, और जिसमें दया सबसे ज़्यादा। बृहदारण्यक में अगर बात की जाए तो बृहदारण्यक में जो है लिखा हुआ है एज 1 एक्ट्स सो 1 बिकम्स। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, बाबाओं के मुँह से सुना होगा कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही वो बन जाता है, इसलिए वही सोचो जो आपको बनना है। दोस्तों ईसा उपनिषद में लिखा हुआ है दोज हु सी ऑल बींग्स इन सेल्फ नो फियर आर ग्रीफ। जो हर चीज़ जो है अपने अंदर देखता है वही जो है अगर देखा जाए तो हमारे जो है दुख का कारण बनती है, समझ रहे हो। मतलब अगर देखा जाए तो यूनिटी ऑफ सेल्फ विद क्रिएशन लीड्स टू लिबरेशन। यानी कि हमें किसी भी चीज़ में अगर देखा जाए तो आसक्त नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, क्योंकि सब एक दिन छूटेगा। मैत्रेय उपनिषद में क्या लिखा है, द बॉडी इज अ टेम्पल वर्शिप विद द थॉट्स आई एम ही। दोस्तों बॉडी जो है एक प्रकार से टेम्पल है, उसको जो है पूजना चाहिए, यानी कि अपने सेल्फ की पूजा करनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे स्वाभिमान है, स्वाभिमान नहीं, स्व का मतलब आपकी जो आत्मा है, आत्मा के धर्म के विरुद्ध, आत्मा धर्म का काम करती है, आप धर्म के विरुद्ध ना जाएं, यही स्वाभिमान है। आप धर्म के लिए लड़ें, ठीक है, यही स्वाभिमान है, यही अभिमान आपका होना चाहिए। कुछ लोग मीनिंग ही नहीं इसका समझते हैं। दोस्तों मैत्रेय उपनिषद में लिखा हुआ है वंस थॉट इज वंस वर्ल्ड व्हाट यू थिंक यू बिकम। फिर वही बात आ गई कि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो, मैत्रेय उपनिषद में लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल के ऊपर। ऑर्थोडॉक्स स्कूल का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फिलॉसफी है, ठीक है, हिंदू दर्शन दोस्तों 6 फिलॉसफी से मिलकर बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, जिनको हम षड दर्शन कहते हैं, जिसमें से सांख्य, योग, ठीक, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत, ये दोस्तों 6 फिलॉसफी हैं हिंदू दर्शन की। और इनमें जो है अगर देखा जाए तो हिंदू कौन कहलाता है, तो हिंदू दोस्तों अगर देखा जाए तो सनातन, हालांकि उसको कहते हैं सनातन धर्म, तो जो ईश्वर को मानता है, ठीक है, और जो वेदों को मानता है, जो वेदों के ऊपर विश्वास करता है, तो वो जो है आस्तिक है, ऐसा माना जाता है, और वो जो है भगवान को मानता हो, और जो वेदों को मानता है, वेदों को ज़्यादातर मानता हो, और इन जो 6 फिलॉसफी को मानता है, इन 6 फिलॉसफी को जो एक्सेप्ट कर लेता है वो दोस्तों हिंदू दर्शन की फिलॉसफी है, ठीक है। हिंदू दर्शन का यहीं पे पूरा मिलता है, ठीक है। तो ये षड दर्शन इसको कहते हैं क्योंकि इसमें 6 फिलॉसफी होती हैं। जैसे सांख्य फिलॉसफी क्या कहती है दोस्तों, ये अगर बात किया जाए तो इसको कपिल मुनि जो थे उन्होंने जो है इसको कंपाइल किया था, ठीक है। कपिल मुनि ने जो है इसका सूत्र दिया था, ठीक है, सांख्य सूत्र। और सूत्र को समझना काफ़ी मतलब मुश्किल काम होता है, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों अथॉरिटी जो है वेदा की एक्सेप्ट की थी, और ये 6 फिलॉसफी हिंदू की आपको पता होनी चाहिए। जैसे सांख्य दर्शन क्या होता है, तो सांख्य दर्शन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें 25 जो तत्व होते हैं, ठीक है, 25 तत्व को माना गया है। तत्व का मतलब 25 का मतलब क्या दोस्तों, पहले इसमें 24 ही थे, ठीक है। ये 25 तत्व नहीं है, 25 नेचर है। नेचर का मतलब एक इंसान की जो प्रकृति होती है ना, ये गीता में भी आपने पढ़ा होगा कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण जब व्यक्ति के अंदर आता है तो उसको अच्छा लगता है, तमोगुण जब आता है तो उसको आलस से प्रमाद आता है, रजोगुण आता है तो वो जो है भोग विलास में संतृप्त हो जाता है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये जो 25 तत्व हैं,
पहले ये 24 हुआ करते थे, कितने होते थे 24। तो 24 में अगर बात किया जाए तो ये प्रकृति ही जो मतलब ये जो एलिमेंट है ना 24, ये व्यक्ति के अंदर जौन सा डोमिनेंट हो जाता है, अगर सतो डोमिनेंट हो गया, रजो डोमिनेंट हो गया, तमो डोमिनेंट हो गया, उसी प्रकार से वो व्यक्ति वैसा बन जाता है, वैसे ही व्यवहार करने लगता है। तो दोस्तों सांख्य योग में लिखा हुआ है। पहले दोस्तों इसका भगवान से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब 25वां तत्व पुरुष तत्व जोड़ा गया इसमें, तब से जो है ये थीस्टिक में आ गया, ठीक है। और इसमें दोस्तों ईश्वर और गॉड के बारे में कोई बात नहीं की गई है, और ये पुरुष और प्रकृति के बीच में जो है बताता है कि अल्टीमेट जो हमारा लक्ष्य है वो उस ब्रह्मा को ही प्राप्त करना है, उस ब्रह्म को ही प्राप्त करना है, ठीक है। और इसमें पुरुष और प्रकृति के बीच में भेद किया गया है, ठीक है। पुरुष का मतलब जो गॉड है, ठीक है। प्रकृति का मतलब जो हमारा नेचर है, जो हमारे अंदर तत्व पाए जा रहे हैं, एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। योग की दोस्तों बात की जाए तो योग दोस्तों ये सारे जो 6 के 6 स्कूल हैं, ये ज्ञान के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं। जैसे सांख्य योग ने क्या बताया कि इस 25वें तत्व को ही प्राप्त आपको करना चाहिए, ठीक है। और ये जो मतलब कैसे हमारा नेचर, हमारा दिमाग कैसे कंट्रोल होता है, इसके बारे में बताया कि 24 जो तत्व होते हैं वही डिसाइड करते हैं। ईश्वर के बारे में नहीं कहा गया है, 5th सेंचुरी में 25वां तत्व इसमें जोड़ा गया। योगा दोस्तों बात करता है कि ज्ञानवान के चक्कर में कहाँ चक्कर में पड़े हो, ठीक है। अगर तुम्हें सही तरीके से ईश्वर को जानना है तो आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये दोस्तों पतंजलि ने जो है इसका सूत्र लिखा था, इसलिए योग, ठीक है, योग फिलॉसफी है। न्याय दोस्तों लॉजिक की बात करता है। न्याय की बात किया जाए तो न्याय जो है काफ़ी लॉजिकल है, ठीक है। लॉजिक की बात कहाँ से आई, क्योंकि लोग जो है इसके ऊपर सवाल उठाना चालू कर दिए कि नहीं ये तो ढोंग तमाशा है, ऐसा है वैसा है। तो न्याय जो है, न्याय लॉजिक के साथ आया। न्याय ने जो है कहा कि जो है सांख्य क्या कहता था, सांख्य कहता था कि हम ज्ञान के द्वारा, योग क्या कहता था, योग कहता था मेडिटेशन के द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा, तब आप भगवान को जान पाओगे। न्याय कहता है कि लॉजिक और एपिस्टिमोलॉजी के तौर पर, मतलब न्याय मतलब लॉजिक के आधार पर, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है मान लो, ठीक है, प्रमाण चाहिए, ठीक है। तो 4 वैलिड प्रमाण, जैसे जो है सामने कोई चीज़ हो, सुन करके कंपैरिजन करके, तो ये लॉजिक के ऊपर विशेष बल दिया न्याय ने, ठीक है। तो लॉजिक से हम जो है भगवान को समझ सकते हैं कि हम सबके अंदर भगवान ही तो बैठा हुआ है, वही निकल जाता है तो हम मर जाते हैं। तो ये लॉजिक के ऊपर विशेष ध्यान देता है। कोई पूजा पद्धति जो है, ठीक है, उसके पीछे अगर देखा जाए तो क्या लॉजिक है, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चालू किया ताकि लोग जो है विश्वास करें। फिर वैशेषिका आया। वैशेषिका देखा जाए तो ये साइंस के ऊपर डिपेंड है। इसमें जो कणाद थे, ठीक है, कणाद, तो एटम के बारे में, जैसे न्यूटन कहते हैं कि हमने मतलब जो डाल्टन कहता है कि डाल्टन ने एटम में एटॉमिक थ्योरी दी, तो एटम के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैशेषिका में, ठीक है, एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, लेकिन वो ब्रह्म को बीच में गुजर ले आए तो बस ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो कणाद ने जो है एटम के बारे में बताया कि हमारा जो है ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व बिन मिल बना शरीरा, यानी कि जो क्षितिजल पावक गगन समीर है, इन तत्वों से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, और हमारा शरीर एटम से मिलकर बना हुआ है। और इसको जो है साइंस के आधार पे आप समझ सकते हो। तो ये साइंस बेस्ड जो है फिलॉसफी है वैशेषिका। वहीं पे मीमांसा की बात की जाए तो इसको जेमिनी ने जो है अपना सूत्र दिया था मीमांसा का, और ये रिचुअलिज्म और अथॉरिटी ऑफ वेदा इसको काफ़ी मानते हैं, ठीक है, मीमांसा वाले जो हैं। और ये वैदिक रिचुअल्स को जो है रीजनिंग के तौर पे, तर्क के आधार पे जो है कर्मकांड को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ये जेमिनी सूत्र जो है लिखा था मीमांसा का। वेदांत आपको पता है, इसको बदरारण्यन ने जो है लिखा हुआ है, ठीक है, बदरारण्यन ने। और जो वेदांत हैं, ठीक है, वेदांत में जो है ब्रह्म आत्मा की यूनिटी को बताया गया है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। हालांकि वेदांत बहुत डाइवर्सिफाई है, जैसे कि मैंने आपको भी क्लासिफिकेशन ऊपर किया था, वेदांत नहीं द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, शुद्ध अद्वैत, चिंत अचिंत, भेद अभेद, और इस प्रकार से अलग अलग जो है फिलॉसफी हैं, ठीक है। तो वेदांत जो है ब्रह्म आत्मा के ऊपर फोकस है, और वेदांत 3 चीज़ों पर फोकस करता है कि ब्रह्मांड, आत्मा, परमात्मा, ठीक है, इनके ही संबंध के बारे में जो है वेदांत बात करता रहता है। दोस्तों प्रस्थानत्रयी जो है उसमें अगर देखा जाए तो 3 चीज़ों को जब आप उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को मिला देते हो तो उसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं, ठीक है, प्रस्थानत्रयी कहते हैं। तो ये बात जो है आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये आपको पता चल गया कि कौन किसके फाउंडर हैं, ठीक है, कपिल, पतंजलि और अक्षपाद गौतम और कणाद, जैमिनी, बद्रनायन, ठीक है। दोस्तों अब जो है इसी के चूँकि वैदिक वाले जो है ज़्यादा काम कर रहे थे, तो इससे जो है एक तरीके से समाज में जो है घोर विरोध इनका स्टार्ट हो गया, और घोर विरोध के फलस्वरूप जो है कुछ अनऑर्थोडॉक्स स्कूल पैदा होंगे जो वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देंगे, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। चारवाक हो गए, तो चारवाक तो दोस्तों काफ़ी भयंकर ही कहते थे, ठीक है। चारवाक वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देते हैं, और उनका सीधा काम है कि प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उसे विश्वास करो, खूब कर्ज लो, खूब शराब खूब पियो, ठीक है।
और ये हीडोनिस्टिक टाइप के थे, यानी कि सुखवाद पे जोर देते थे कि खूब खाओ, खूब पियो, खूब इंजॉय करो। इरेशनैलिटी और साइंटिफिक आउटलुक को जो है प्रमोट करते थे कि जो दिख रहा है वही सत्य है, बाकी सब कहा तुम चक्कर में पड़े हुए हो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था स्मृति लिटरेचर। अब हम स्मृति लिटरेचर पे आ चुके हैं। जैसे वेदांग की बात की जाए तो वेदांग दोस्तों ये इनको हम लिम्ब कहते हैं वेदों की, ठीक है। तो ये 6 नंबर में है टोटल, जैसे निरुक्त वेदांग, व्याकरण वेदांग, शिक्षा वेदांग, छंद वेदांग, ज्योतिष वेदांग, कल्प वेदांग, निरुक्त वेदांग। जैसे निरुक्त वेदांग का एटिमोलॉजी है, ये दोस्तों वर्ड जो शब्दों के ओरिजिन है उसके बारे में डील करता है। व्याकरण ग्रामर के बारे में बात करता है। शिक्षा फोनेटिक्स के बारे में बात करता है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। छंद ये जो है मीटर्स, मतलब जो है छंद शास्त्र, जैसे आपने हिंदी साहित्य के अगर आप व्यक्ति होगे तो आप छंद समझ रहे होगे क्या होते हैं। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करता है। कल्प रिचुअल्स के बारे में बात करता है। इसमें दोस्तों कई लोगों ने अपने अपने वर्क भी किया, जैसे यस्का ने जो है निरुक्त वर्क किया है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, पाणिनि ने शिक्षा भी लिखा है, पिंगल ने छंदशास्त्र लिखा है, लगदा ने जो है वेदांग ज्योतिष लिखा हुआ है, और श्रौता गृह सुलभा सूत्रा जो है ये रिचुअल्स पे लिखे गए हैं। कल्पन जो है ये वेदांग है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों स्मृति धर्मशास्त्र भी जो है टोटल 6 प्रकार के हैं। जैसे श्रुति ये से ही डिराइव हुए हैं। इसमें दोस्तों लॉ और ड्यूटी के बारे में बताया गया है। जैसे मनुस्मृति, ठीक है, काफ़ी फेमस है। हमारे आज़ादी के समय तक तो जो है मनुस्मृति चलती रही, फिर जो है कानून आया। मनुस्मृति में जो है हमारे कैसे वर्ण के अनुसार जो है कौन क्या काम करेगा इसके बारे में कहा गया है। ये प्री-गुप्ता तरफ जो है लिखा गया है, ठीक है। मनुस्मृति सबसे पहले लिखी गई थी और चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र उसी समय लिखी थी, तो सिमिलरिटी थोड़े में देखने को मिलती हैं। जैसे ड्यूटी क्या होगी, प्योरिटी क्या होती है, वुमेन का काम क्या है, कास्ट का काम क्या है, तो ये सब बातें। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है ये दोस्तों मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ को जो है जो बने थे उसका बेसिस है याज्ञवल्क्य स्मृति। दोस्तों यूपीएससी ने क्वेश्चन मिताक्षरा और दयाभाग से पूछ रखा है, और ये दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति में ही जो है इसका बेसिस तैयार होता है। इसमें ये बताया जाता है कि प्रॉपर्टी किस प्रकार से जो है ग्रहण की जाएगी। तो बंगाल में कुछ सिस्टम चलता है, पूरे भारत में अलग सिस्टम चलता है, तो इस पर जो है क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों नारद, पराशरा और बृहस्पति, कात्यायन, तो ये अगर बात किया जाए तो गुप्ता पीरियड में जो है लिखे गए थी ये जो धर्मशास्त्र हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों मैरिज जो है धर्मशास्त्र में 8 प्रकार की बताई गई, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्स विवाह, प्रजापत्या, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। हायर वर्ण का अगर मैन है और लोअर वर्ण की अगर वुमेन है तो इसको एक्सेप्ट किया जाता था, जो कि आज भी है, जिसको हम अनुलोम कहते थे। प्रतिलोम कहते थे जब लोअर वर्ण का मैन हो और हायर वर्ण की वुमेन हो, इसको डिसअप्रूव किया जाता था, अस्वीकार किया जाता था, जो कि आज भी है। तो ब्रह्म विवाह का मतलब होता है जिसको वैदिक से किया जाए, ठीक है। दैव विवाह का मतलब होता है जब डॉटर जो है गिफ्ट किया जाता है किसी प्रीस्ट को। अर्स विवाह होता है टोकन ब्राइड प्राइस, ठीक है, मतलब ऐसे खरीद लेंगे। और प्रजापत्य जो होता है विदाउट डायरी होता है, मतलब कोई दाज प्रवाह नहीं। गंधर्व विवाह ये जो है स्वयंवर टाइप का जो आपने देखा रामायण में। और असुर विवाह ये परचेज के द्वारा होता है। एबडक्शन व्यापारण के द्वारा जो है राक्षस विवाह। पैशाच विवाह जो है सिडक्शन या स्लिप के द्वारा जो है, मतलब आप पढ़ लीजिए। इंडियन एपेक्स की बात की जाए तो एपेक्स दोस्तों महाकाव्य हैं, वो 2 प्रकार के, जैसे रामायण आपने सबने पढ़ी होगी, 24,000 वर्सेस हैं टोटल, 7 खंड हैं, ठीक है। और इसमें राम और रावण के बीच का युद्ध है। इसको कंपोजिशन दोस्तों 5th सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी CE जैसा कि टेस्ट में दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ। धर्म की ये आपको पता ही होगा क्या मैं आपको बताऊँ। महाभारत की बात की जाए तो इसको वेद व्यास जी के द्वारा जो है लिखा गया था। कुछ लोग मानते हैं कि वेद व्यास जो है ग्रुप ऑफ पीपल रहे होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। 10th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC CE तक जो है इसको लिखा गया। और इसमें अगर बात किया जाए तो पहले 8800 वर्सेस थी, फिर 24,000 हुई, फिर महाभारत बनी। इसका पहला नाम जय संहिता नहीं, पहले इसका नाम कुछ और था, ठीक है। और ये जो है महाभारत में अब 1 लाख प्लस जो है। इसमें दोस्तों 10 पर्व हैं, ठीक है। जैसे रामधारी दिनकर आप देखोगे तो पर्व ही लिखते हैं कि ये पर्व वो पर्व। 10 दोस्तों पर्व हैं इसमें। कौरव का पांडवों के बीच में है, ठीक है। भगवत गीता शुंगा के समय लिखी गई थी, ठीक है। शुंगा पीरियड अभी आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो भगवत गीता में जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है उससे जो है फिलॉसफिकल निष्काम कर्म की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है। उपवेद जो होते हैं, उपवेद ये दोस्तों अप्लाइड नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है शिल्पवेद। हर वेद के साथ एक उपवेद जुड़ा होता है। सामवेद के साथ गंधर्व उपवेद, अथर्ववेद के साथ आयुर्वेद, ठीक है। तो इनका दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट भी होता है, वो भी आप देख लीजिए। पुराण दोस्तों अगर बात किया जाए तो पुराण टोटल 18 महापुराण है, 19 उप महापुराण है, नहीं 19 जो है उप पुराण है, उप पुराण माइनर पुराण, और 18 महापुराण है, जिसमें सबसे बड़ा श्रीमद् भगवद गीता पुराण है, ठीक है। सबसे छोटा मत्स्य पुराण है, ठीक है। और पॉपुलर अगर टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा माने जाते हैं पुराणों को, ठीक है। इनके 5 फीचर होते हैं, जैसे क्रिएशन, रिक्रिएशन, जीनोलॉजी जो है भगवान की,
और मनु के बारे में बताया जाता है, और डायनेस्टिक हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। तो जैसे पुराण होते हैं, सबसे छोटा मत्स्य पुराण है, ठीक है। पुराण जो है अक्सर आपने देखा होगा, लोग इसकी भागवत भागवत कराते रहते हैं। दोस्तों की कॉन्सेप्ट अगर बात किया जाए तो वैदिक लिटरेचर का वो यही है कि इसमें ज्ञान मार्ग, रिचुअल्स और भक्ति, डिसिप्लिन, योग, इस पर ध्यान दिया गया। दोस्तों मोक्ष प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं मतलब कई तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है ज्ञान मार्ग, जैसे जो जैसे हर व्यक्ति की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप बहुत तर्कशील हो, ज्ञान मार्ग लोग हो, तो आपके लिए ज्ञान मार्ग है मोक्ष प्राप्त करने का। फिर दोस्तों एक होता है भक्ति मार्ग, जो लोग ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहते, सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं, तो उनके लिए भक्ति मार्ग है, ठीक है। तीसरा दोस्तों होता है, एक ज्ञान मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया, और अगला दोस्तों अगर बात किया जाए तो प्रेम मार्ग, ठीक है। तो जैसे मीराबाई हो गई, ठीक है। और तो ये जो है प्रेम मार्ग। तो 3 प्रकार से जो है आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब जो है मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। भक्ति के द्वारा, डिसिप्लिन, हाँ योग के द्वारा भी जो है आप प्राप्त कर सकते हो, योगा के द्वारा भी जो है प्राप्त किया जा सकता है, और रिचुअल्स कर्म कांड के द्वारा तो जो है वेदों में बताया गया है, ठीक है। तो इतने तरीके होते हैं सैल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करने के। बुद्धिज्म इसी को जो है अगर बात किया जाए तो इसी को निर्वाण कहता है, और जैनिज्म इसी को कैवल्य कहता है, ठीक है। प्रमाण दोस्तों नॉलेज के क्या होते हैं, तो जो परसेप्शन यानी कि जो प्रत्यक्ष दिखे, ठीक है। इन्फ्रेंस यानी कि आप अनुमान लगाइए, उपमान कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, शब्द वर्बल टेस्टिमोनी पर ध्यान दीजिए, अर्थपति, पॉस्टुलेशन, नॉन परसेप्शन, अनुपलब्धि, ये दोस्तों 7 जो है सोर्स 6 सोर्स हैं, ठीक है, नॉलेज के, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। तो वैदिक लिटरेचर और वैदिक एज आपकी समाप्त हुई। सोचा था दोस्तों इसको काफ़ी ख़त्म करेंगे, लेकिन आज इतना ही रखते हैं। और आज का वैदिक एज का जो लेक्चर था, अगर आपको पसंद आया हो, कंटेंट अगर आपको रिच लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो आपकी समझ आपकी डेवलप हुई हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आने वाले आज दोस्तों ये लेक्चर 2 था, लेक्चर 1 को देख लें जाकर के। लेक्चर 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कर दें। जो पसंद आया वीडियो में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।